बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमाद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर हमाद इकबाल। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टडी करेंगे नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स की। लेकिन एक्सरसाइज को स्टडी करने से पहले अगर हम उसके कंसेप्ट को सीख लें तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला कंसेप्ट है वो हमारे पास है जी, रो मैट्रिक्स का कंसेप्ट है। रो मैट्रिक्स को उर्दू में कहते हैं कतारी कालब। तो अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कतार होगी, कॉलम चाहे जितने हों, सिर्फ एक कतार हो, उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं, या उर्दू में आप कह सकते हैं कतारी कालब। आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए में एक रो है और मैट्रिक्स बी में भी एक ही रो है, तो इन दोनों को आप रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो आपके पास है कॉलम मैट्रिक्स की। अब एक ऐसी मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स को उर्दू में कालमी कालब कहते हैं। अब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, रोज चाहे जितनी हो, कॉलम सिर्फ एक हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप बोलते हैं कालमी कालब। आप देख सकते हैं कि सी और बी आपके पास कॉलम मैट्रिक्सेस हैं। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसको उर्दू में आप कहते हैं मुस्ततीली कालब। तो ये भी बड़ा आसान है। अगर रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर ना हो तो ऐसी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या मुस्ततीली कालब कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर नहीं है तो ऐसी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों, आपके पास जो डेफिनेशन आती है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स की, जिसको उर्दू में मुरब्बई कालब कहते हैं, और इसको भी हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी, इसमें देखें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर है, रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर है, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर मुरब्बई कालब बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास कंसेप्ट है वो है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्री ज़ीरो होंगी। यहाँ पर देखें, मैट्रिक्स ए की एंट्री ज़ीरो है, बी की भी सारी की सारी ज़ीरो है और सी की भी सारी की सारी ज़ीरो है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्री ज़ीरो होती हैं, उन मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, उर्दू में ज़ीरो कालब कहते हैं। नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन आ गई है और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गई है डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये भी बड़ी आसान है। तो बच्चों, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेन डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल क्या होता है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, मैट्रिक्स ए की, तो ये जो डायगोनल बन रहा है इसको मेन डायगोनल कहते हैं और ये जो डायगोनल बन रहा है इसको सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। तो मेन डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो, यानी ये भी ज़ीरो हो सकता है, ये भी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि ज़ीरो ना हो, या ये ज़ीरो हो सकता है, ये ज़ीरो हो सकता है कि ये एंट्री नॉन ज़ीरो हो, या 2 नॉन ज़ीरो एंट्रीज हो सकती हैं, हो सकता है कि ये ज़ीरो हो जाए। तो ऐसी मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको उर्दू में वतरी कालब कहते हैं। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहले शर्त ये है कि पहले जो कालब होगा वो मुरब्बई कालब होगा या स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसके बाद ही ये डायगोनल मैट्रिक्स बन सकती है, अदरवाइज नहीं बन सकती। जैसे यहाँ पर देखें एग्जाम्पल भी, अगर इसको मैं 6 कर देता हूँ तो ये देखें 2 एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं डायगोनल में, और तीसरी एंट्री जो है वो ज़ीरो है और बाकी सारी जो है वो भी ज़ीरो हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को भी डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, वतरी कालब कहते हैं। और अगर एक एंट्री भी नॉन ज़ीरो हो डायगोनल में, यहाँ पर देखिए -4 नॉन ज़ीरो है, ये चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, अगर यहाँ पर होगी तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, अगर यहाँ पर होगी तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी जो मैट्रिक्स बनती है, ये देखिए डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो है और बाकी सारी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो बाकी सारी की सारी ज़ीरो हैं। तो ऐसे कालब को आप बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स या वतरी कालब बोलते हैं।
नेक्स्ट बच्चों, आपके पास जो डेफिनेशन है वो स्केलर मैट्रिक्स की है, जिसको उर्दू में आप स्केलर कॉलम कहते हैं। और इसको भी हम एग्जाम्पल के ज़रिए क्या करेंगे जी, स्टडी करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखें, जो स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स जो है वो टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स की। तो आप ये समझ लें कि सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए जी, पहले आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद क्या होगी, वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी, और उसके बाद इसको नया नाम दिया जाता है। इसमें शर्त ये है कि ये जो डायगोनल में जितनी एंट्रीज हैं ये प्रेजेंट होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए, और सब की सब सेम होनी चाहिए। और यहाँ पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए और यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए, ये दो शराइत है। चूँकि ज़ीरो सारे लगा देंगे तो ये फिर नल मैट्रिक्स बन जाएगी, और यहाँ पर 1 सारे लगा देंगे तो ये फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, एक नया नाम इसका बन जाएगा। इसके अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए ये सेटिस्फाई होती है। यानी यहाँ पर k की वैल्यू अगर मैं 4 रखूँगा तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगी, यहाँ पर भी 4 आ जाएगी, और यहाँ पर भी 4 आ जाएगी। तो डायगोनल एंट्रीज अगर सेम हो तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं जी स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर देखें कि -7 -7 -7, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, चूँकि सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज मौजूद भी हैं और सेम भी हैं। इसी तरीके से ये 2×2 की देख लें, डायगोनल एंट्रीज सेम भी हैं और मौजूद भी हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये भी आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट बच्चों, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए भी शर्त ये है कि सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और स्क्वायर के बाद उसको फिर डायगोनल कहेंगे, ठीक हो गया। और डायगोनल के बाद हम इसको नया नाम दे देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नाम इसका नया ही बन जाएगा, ठीक हो गया। तो उसने पहले ही लिखा हुआ है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1। ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये सारी की सारी मौजूद भी हों और ये सारी की सारी 1 हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए 2×2 के लिए भी दोनों एंट्रीज मौजूद है और दोनों 1 हैं, तो इसी वजह से इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और उर्दू में इसको बोलते हैं वहदानी कालब या ज़ाती ज़रबी कालब। तो बच्चों, ये आपने कंसेप्ट इसका सीख लिया। अब हम बाकायदा तौर पर एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। यानी जो मैट्रिसेस दी गई हैं क्वेश्चन में, उससे आपने उनको आपने बताना है कि ये कौन सी टाइप की मैट्रिसेस हैं। तो बच्चों, अगर मैं पहली मैट्रिक्स को देखूं तो मेरे पास मैट्रिक्स ए है, और इसमें चूंकि सारी की सारी एंट्री ज़ीरो हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स या ज़ीरो कॉलम बोलेंगे। मैट्रिक्स बी की अगर बात करें तो चूंकि इसमें सिर्फ एक रो है, इस वजह से इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे या कतारी कॉलम बोलेंगे। और मैट्रिक्स सी की बात करूं तो चूंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम है, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे या कालमी कॉलम बोलेंगे। और मैट्रिक्स डी में की बात करूं तो ये देखिए, इसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 हैं, दोनों मौजूद हैं और दोनों 1 हैं, तो इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे या ज़ाती ज़रबी कॉलम या वाहदानी कॉलम बोलेंगे। मैट्रिक्स ई की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक एंट्री है और वो 0 है, तो इस वजह से इसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे, ज़ीरो कॉलम। और मैट्रिक्स एफ की बात करें, इसमें आप देखें एक ही कॉलम है, तो इस वजह से इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, यानी इन मैट्रिक्स में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सी रेक्टेंगुलर, कौन सी रो कॉलम आइडेंटिफाई और नल मैट्रिक्स है। तो इसमें भी आपने आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें, इसमें देखिए रोज की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर नहीं है, इसी वजह से इस मैट्रिक्स को आप कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसको उर्दू में आप मुस्ततीली कॉलम भी कहते हैं। और इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखें, इसमें सिर्फ चूंकि एक कॉलम है, इस वजह से इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे या कालमी कॉलम कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 2 रोज हैं और 2
कॉलम हैं, यानी रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर है, इस वजह से इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, मुरब्बई कॉलम। अब इसको देखें, यहाँ पर बाकी सारी एंट्री ज़ीरो हैं और डायगोनल में सेम एंट्रीज हैं और दोनों 1 1 हैं, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, वहदानी कॉलम। इसमें भी देखें रोज़ की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर नहीं है, इस वजह से इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें सिर्फ एक कतार है, तो इसी वजह से इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें सिर्फ एक कॉलम है, तो कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें देखें रोज़ की तादाद कॉलम्स के तादाद के बराबर है, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। सॉरी, ये मैंने यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको काट दें, इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलेंगे। और यहाँ पर देखें चूंकि सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो इस वजह से इसको भी कहेंगे नल मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखें, जो क्वेश्चन नंबर ए है, इसमें डायगोनल एंट्रीज दोनों मौजूद हैं और दोनों सेम हैं, 4 और 4, और ना तो यहाँ पर 0 है और ना ही यहाँ पर 1 है, तो इस वजह से इस मैट्रिक्स को आप बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। यानी 0 और 1 के अलावा अगर एंट्रीज मौजूद हों और वो सेम हो, तो उनको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो कॉलम बी है, इसमें देखें डायगोनल की एंट्रीज मौजूद हैं और दोनों सेम नहीं हैं, तो इसको फिर डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे या वतरी कॉलम बोलेंगे। और इसी तरीके से जो मैट्रिक्स सी है, वो देखें कि इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये दोनों सेम हैं और दोनों 1 1 है, तो इस वजह से इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, वहदानी कॉलम। ये डी जो है, ये देखें डायगोनल एंट्रीज एक तो 0 है लेकिन एक मौजूद है, तो इसको भी डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, वतरी कॉलम। और ये क्वेश्चन नंबर ई जो है, ये चेक करें, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते, 5 में से 3 निकालें, 2 और 1 जमा 1 2। तो यहाँ पर देखें दोनों डायगोनल एंट्रीज मौजूद हैं और दोनों सेम है, ये भी 2 है तो ये भी 2 है, तो इसको बोलेंगे स्केलर कॉलम। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ने लगे हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस ऑफ ए बी सी डी एंड ई। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आपने फाइंड करना है। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन नंबर ए है, तो इसका नेगेटिव कैसे, कि आप इस मैट्रिक्स को ऐसे ही लिख दें, ए किसके बराबर होगा, 1 0 -1, और एक तरफ भी नेगेटिव लगा दें, दूसरी तरफ भी नेगेटिव लगा दें। अब यहाँ पर जो नेगेटिव ए आ जाएगा और इस साइन को आप अप्लाई कर दें। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि बाहर अगर माइनस हो, इसको जब अप्लाई करेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखिए प्लस था, इसमें चेंज हो गया माइनस। 0 न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसको आपने नहीं लिखना पॉजिटिव 0 या नेगेटिव 0। और ये देखें -1 था तो ये +1 में चेंज हो गया है। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये न्यूट्रल होता है, और माइनस माइनस प्लस, जैसे मैंने आपको ज़रब करना सिखाया था। इसी तरीके से मैट्रिक्स बी जो है, इसका नेगेटिव निकालना है, तो आप बी लिखें और इस मैट्रिक्स को ऐसे ही लिख दें और इधर भी नेगेटिव अप्लाई कर दें और इधर भी नेगेटिव अप्लाई कर दें। अब ये नेगेटिव भी आ जाएगा और इस माइनस को इधर अप्लाई कर दें। अभी मैंने बताया है कि बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव साइन था तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया। और या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं कि माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, चूँकि माइनस ज़रब खा रहा है ना, तो ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई हुई हैं। और इसी तरीके से जो मैट्रिक्स सी है, उसका भी आप नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो मैट्रिक्स डी है, उसका भी आप नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम कर सकते हैं। डी को आप ऐसे ही लिखेंगे, इधर भी माइनस अप्लाई कर देंगे, इधर भी माइनस। अब माइनस डी ऐसे आएगा और माइनस इस माइनस को इधर अप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ से माइनस ख़त्म करेंगे, यानी माइनस को अप्लाई करेंगे, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये दोबारा माइनस नहीं लिखना, अंदर के साइन, ये -3 था तो +3, 2 था तो -2, 4 था -4 था तो प्लस का 4, और 5 था तो माइनस का 5।
तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है एक ट्रांसपोज का। तो ट्रांसपोज आप मैट्रिक्स का कैसे लेते हैं, ये देखें मेरे पास मैट्रिक्स है ए, इसका मैंने ट्रांसपोज निकालना है। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा कि ए के ऊपर टी लिख दूंगा, मतलब ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज दो तरीकों से निकाला जाता है। ये देखें पहली रो है ना, इसको आप कॉलम में चेंज कर दें, दूसरी रो है तो इसको भी आप किस में चेंज कर दें, दूसरे कॉलम में, तो ये ट्रांसपोज निकल आएगा। दूसरा तरीका क्या है, ये पहला कॉलम है ना, इसको रो में चेंज कर दे, दूसरा कॉलम है तो इसको भी रो में चेंज कर दे, तीसरा कॉलम है तो इसको भी रो में चेंज कर दे। तो इस तरीके से भी ट्रांसपोज निकाला जाता है। यानी सिंपल इज दैट, या तो रोज को कॉलम में चेंज करें या फिर कॉलमों को किस में चेंज करें, रोज में चेंज करें, तो आप बड़े आसानी के साथ ट्रांसपोज मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन करते हैं इसके। अब देखें जो मेरे पास मैट्रिक्स ए है, इसका मैंने ट्रांसपोज निकालना है। तो मैंने क्या किया कि ए के ऊपर टी लिखा, और ये देखें ये कॉलम था तो कॉलम को किस में चेंज कर दिया, रो में चेंज करते, ये इसका ट्रांसपोज निकल आया। ये देखें मेरे पास मैट्रिक्स बी है, तो ये मेरे पास रो थी, तो रो को मैंने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये इसका ट्रांसपोज निकल आया। अब देखें आपके पास अगर कॉलम हो, यानी सिर्फ एक कॉलम हो, तो उसका ट्रांसपोज आप ऐसे ही निकाला करें कि कॉलम को रो में चेंज कर दिया करें। और अगर सिर्फ एक रो हो तो उसका ट्रांसपोज आप ऐसे ही लिया करें कि उसको उस कॉलम में चेंज कर दिया करें। तो इन दोनों का ट्रांसपोज इस तरीके से निकाल लिया करें, आपके लिए आसानी होगी। बाकी आप रो को कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं, कॉलम को भी रो में चेंज कर सकते हैं। बाकी आप ऐसा किया करें कि जो भी मैट्रिक्स हो उसको रो को कॉलम में चेंज किया करें, या कॉलम को रो में चेंज करते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर सी जो है मेरे पास, ये इसका ट्रांसपोज निकालना है तो सी के ऊपर टी लगा दें, तो ये सी का ट्रांसपोज आ गया। ये पहली रो थी, इसका कॉलम बना दिया, दूसरी रो थी, इसका कॉलम बना दिया, तीसरी रो थी, इसका कॉलम बना दिया। या फिर हम कह सकते हैं कि ये पहला कॉलम था, इसकी रो बना दी, ये दूसरा कॉलम था, इसकी दूसरी रो बना दी, तो ट्रांसपोज आ गया। इसी तरीके से आप डी का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। ई और एफ का ट्रांसपोज आपने खुद निकालना है। तो बच्चों आखिरी क्वेश्चन है हमारा इसका, वेरीफाई दैट इफ ए इक्वल टू 1201 एंड बी इक्वल टू 1120, देन कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होगा ए के और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होगा बी के। तो वेरीफाई हम करते हैं जी, ये क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि आपने काम क्या करना है। ये देखिए वेरीफाई का जब लफ्ज़ आ जाता है या प्रूव दैट का लफ्ज़ आ जाता है, तो इसका सिंपल ये मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को, बराबर की जो इस तरफ साइड होती है इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और बराबर के इस साइड पर जो साइड होती है इसको राइट हैंड साइड कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कौन सी मैट्रिक्स चाहिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन खुद बताता है। सबसे पहले आपको चाहिए ए मैट्रिक्स, तो यहाँ से ए की वैल्यू लिख लें। फिर दूसरे नंबर पर क्या चाहिए, ए का ट्रांसपोज चाहिए, तो इसका क्या करें, ट्रांसपोज ले लें। अब तीसरे नंबर पर क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज चाहिए, तो फिर ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले लें। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। ठीक हो गया। ये देखें ए आपने लिखी, इसका ट्रांसपोज लिया, रो कॉलम में चेंज हो गई, दूसरी रो भी कॉलम में चेंज हो गई। फिर इसका ट्रांसपोज लिया, फिर रो कॉलम में चेंज हो गई, फिर ये रो भी कॉलम में चेंज हो गई। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका आंसर देखें और ए का आंसर देखें, दोनों आपस में बराबर हैं, तो आप लिख सकते हैं कि ये बराबर है। और इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपको सारी इंफॉर्मेशन खुद देता है कि सबसे पहले तो आपके पास बी कॉलम होना चाहिए, जो आपने लिख लिया, फिर बी का ट्रांसपोज होना चाहिए, आपने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम। फिर क्या कहता है, बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज होना चाहिए, फिर आपने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। और यहाँ पर देखिए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और बी ये आपस में बराबर हैं, तो आपने लिख दिया कि प्रूव। तो जी बच्चों ये आज की हमारी एक्सरसाइज थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी हिट करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके मेरी न्यू वीडियोस की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।